राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल आइडियाज। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार। यह टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर यानी सेकेंड ऑप्शन से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी राजनीतिक विचारक थे। उनका पूरा जीवन भारतवासियों की राजनीतिक व सामाजिक जागृति में न्यौछावर हुआ। वे एक व्यवहारिक राष्ट्रवादी व देशभक्त थे। उनके राजनीतिक विचारों दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे व महात्मा गांधी के विचारों से वे प्रभावित थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, भारत सेवक संघ के संस्थापक के रूप में व पूना सार्वजनिक सभा के प्रबंधक के रूप में अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रकट किया। वे पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की तरह विशुद्ध राजनीतिक विचारक तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रिटिश भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उनके प्रमुख राजनीतिक विचारों में पहला विचार है ब्रिटिश शासन का विश्वास। ब्रिटिश शासन प्रशासन में उनका गहरा विश्वास था। इस तरह से दादा भाई नौरोजी, रानाडे, फिरोज शाह मेहता व सुरेंद्र नाथ बनर्जी की तरह वो भी ब्रिटिश शासन में विश्वास करते थे। वे नौरोजी की तरह भारत में ब्रिटिश शासन को दैवी वरदान मानते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के द्वारा परमात्मा भारत का सब शासन के लिए तैयार कर रहा है। उनका ब्रिटिश सभ्यता व संस्कृति में गहरा विश्वास था। वे ब्रिटिश शासन को भारत के हित में अच्छा समझते थे। उन्होंने स्वयं कहा, भारत में अंग्रेजी शासन इंग्लैंड के हित में नहीं बल्कि भारत के नैतिक एवं भौतिक विकास के लिए। अंग्रेज भारत में एक शासकीय जाति नहीं बन रही। भारत के लोगों को उनके साथ समानता की स्थिति प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि पश्चिम के उच्च मानकों के साथ शासन करने की अक्षमता उनमें आ जाए। गोखले himself said, "Not England's profit but India's moral and material well-being were to be object the rule. Englishmen were not to form a governing toss the journey. The people of India were to be helped to advance steadily to a position of equality with them so that they might in due course acquire in the capacity to govern themselves in accordance with the higher standard of the West." गोखले का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के आने से शांति और व्यवस्था कायम हुई है। ब्रिटिश शासन के कारण देश की शिक्षा का विकास हुआ है। 1903 में गोखले ने अपने बजट भाषण में कहा, भविष्य का भारत दरिद्रता और असंतोष का भारत नहीं होगा, बल्कि उद्योगों, जागृत शक्तियों एवं संपन्नता का भारत होगा। मैं अपने देश की अंतरात्मा एवं उद्देश्यों से विश्वास करता हूँ, परंतु अन्य किसी भी दशा में महसूस नहीं किया जा सकता। परंतु इसके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ ब्रिटिश ताज की नियंत्रण सत्ता के अधीन ही प्राप्त की जा सकती हैं। गोखले said in budget speech in 1903, "The India of future will under providence not be an India of diminish, plenty of empty prosperity or of justifiable discount, but one of the expanded industry of awakened facilities of encouraging prosperity and of more widely distributed comfort and wealth. I have faith in the conscience and purpose of my own country, and I believe in almost
illimitable capacity of this, but under other no condition can this future be realized than the unchallenged supremacy of paramount power, and under no other controlling authority is this capable of being maintained than that of British crown। तो एक प्रकार से दादा भाई गोपाल कृष्ण गोखले का ब्रिटिश सत्ता में गहरा विश्वास था और वो पूरी तरह से मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारतीय लोगों के हित में है, और धीरे धीरे जो है भारतीय लोग ब्रिटिश ज्ञान से, ब्रिटिश राजनेताओं की कार्यकुशलता से परिचित होंगे, शिक्षित होंगे। तो एक प्रकार से ब्रिटिश शासन में उनका गहरा विश्वास था। उनके राजनीतिक विचारों में दूसरा महत्वपूर्ण विचार है ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास। गोपाल कृष्ण गोखले का ब्रिटिश उदारवाद में गहरा विश्वास था। उनको ब्रिटिश न्यायप्रियता व सद्भावना के प्रति गहरा लगाव था। उनका मानना था कि ब्रिटिश लोग भारतीयों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। ब्रिटिश जनता ने स्वयं स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कठोर संघर्ष किया। ब्रिटिश शासक भारतीयों की न्यायचित मांगों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। नौरोजी की तरह उनका ये मानना था कि भारतीयों को अपनी मांगे न्यायोचित ढंग से अंग्रेजी शासकों के सामने रखनी चाहिए। ब्रिटिश शासकों की भारतीयों के बारे में वास्तविक स्थिति का पता नहीं। ब्रिटिश शासक भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। उनका कहना था कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी मांगों को उचित ढंग से उनके सामने पेश करें। उनका कहना था कि ब्रिटिश साम्राज्य में ही भारत की मांगों को पूरा किया जा सकता है। अगर ब्रिटिश शासकों को हमारी बातें ध्यान से समझ में आ जाए और उन्हें लगे कि उनकी मांग उचित है तो वे उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए हमें अवश्य न्याय प्रदान करेंगे। एक प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश उदारवाद में अपना विश्वास व्यक्त किया है कि किसी तरह से अगर ब्रिटिश शासकों को भारतीयों की वास्तविक स्थिति का पता चल जाए, भारत की सभ्यता संस्कृति का उन्हें पता नहीं है, अगर उन्हें पता चल जाएगा तो ब्रिटिश लोग उदारवादी हैं, ब्रिटिश शासक उदारवादी हैं और हमारी मांगों को अवश्य ही मानेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही अधिराज्य की स्थिति पर विचार किया। डोमिनियन स्टेटस अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही भारत को अधिराज्य की स्थिति प्रदान करने का विचार किया। गोखले भी तिलक की तरह भारत में स्वराज चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तत्कालीन परिस्थितियों में भारत के लोगों के लिए स्वराज की प्राप्ति संभव नहीं थी। गोखले ने भारत में स्वराज शब्द की जगह स्वशासन शब्द का प्रयोग किया। गोखले का मानना था कि हमें धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए प्रत्येक राजनीतिक परिस्थिति से गुजरते हुए स्वशासन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। उनका कहना था कि हमें पश्चिम की राजनीतिक संस्थाओं से अनुभव एवं लाभ उठाना चाहिए और स्वशासन की प्राप्ति के योग्य बनना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश नौकरशाही के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और बंगाल विभाजन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने प्रशासन के दमनकारी रवैये की भी कड़ी आलोचना की कि ब्रिटिश शासकों को भारतीयों के हितों के लिए भारत को अधिराज्य की स्थिति का दर्जा देना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने संवैधानिक उपायों का पूरी तरह से समर्थन किया। वो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के समर्थन में थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी मांगें मनवाने के लिए संवैधानिक उपायों का समर्थन किया। उनका मानना था कि हम वर्तमान परिस्थितियों में क्रांतिकारी या हिंसक साधनों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना था कि हमें अपनी राजनीतिक मांगों को मनवाने के लिए किसी भी तरह देश की शांति व्यवस्था भंग करने की आवश्यकता नहीं है। गोखले ने अपने संवैधानिक उपायों में प्रार्थना पत्र, ज्ञापन, याचिकाएं, प्रतिनिधि भेजना इत्यादि के द्वारा संघर्ष जारी रखा।
गोखले ने देशवासियों को संवैधानिक आंदोलन का समर्थन करने का आह्वान किया। इस विषय में उन्होंने स्वयं कहा, संवैधानिक आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है कि जिसे जनता अधिकारियों द्वारा आवश्यक परिवर्तन करवाने के लिए केवल ऐसे साधनों को अपनाते हैं जिससे उनका अधिकार प्राप्त है। जी के गोखले said, constitutional agitation was agitated by method which they were entitled to adopt to bring about the changes they desired through the sanction of constitutional authority. गोपाल कृष्ण गोखले ने संवैधानिक उपायों में पाशविक शक्ति के प्रयोग की मनाही की। उनका कहना था कि जनता अब राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार के दमन व अत्याचारों के विरुद्ध किसी भी तरह की शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि भारत के लोगों को ब्रिटिश शासन से अपनी मांगें मनवाने के लिए संवैधानिक उपायों का ऐतिहासिक उदाहरण पेश करना चाहिए। उनका कहना था कि भारत के लोग ब्रिटिश सत्ता के अंदर संवैधानिक उपाय के द्वारा अपनी मांगें मनवा सकते हैं। तो एक प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में संवैधानिक उपायों के द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लोगों का आह्वान किया कि हमें किसी भी तरह से हिंसा के द्वारा, क्रांति के द्वारा, सशस्त्र बल के द्वारा स्वराज या स्वशासन की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम संवैधानिक माध्यम से अपनी मांगें मनवा सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने धर्म एवं राजनीति के संबंधों में भी अपने विचार दिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी व दादा भाई नौरोजी की तरह धर्म और राजनीति को एक दूसरे के अंतः संबंधित माना। गोखले ने भी महात्मा गांधी की तरह धर्म को राजनीति का आधार माना। गोखले ने राजनीति के क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया है। उनका कहना था कि धर्म विहीन राजनीति देश व समाज के लिए हितकारी नहीं होती। उनका कहना था कि राजनीति जनता की सेवा करने का माध्यम तभी बन सकती है जब इसका आध्यात्मिकरण किया जाए। उनका कहना था कि राजनीति व सार्वजनिक जीवन में धार्मिक मूल्यों का प्रभाव होना चाहिए। धर्म से उनका अभिप्राय किसी विशेष संप्रदाय से नहीं था, बल्कि सामान्य नैतिक सिद्धांतों पर ही उन्होंने बल दिया। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रति निष्ठा व समर्पण की भाव से सेवा करनी चाहिए। यही उसका धर्म है और उसी के प्रभाव से देशवासियों के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाने की आवश्यकता। तो एक प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी की तरह धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अंतः संबंधित माना कि धर्म के बिना राजनीति और राजनीति के बिना धर्म का कोई महत्व नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ की स्थापना करके भी अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को परिपक्व किया है। उन्होंने 1906 में पूना में भारत सेवक संघ की स्थापना की। इस संस्था की स्थापना के माध्यम से भारत के लोगों में देश के प्रति श्रद्धा, निष्ठा व समर्पण की भावना का विकास करना चाहते थे। इस संस्था की प्रस्तावना में लिखा गया है, पिछले कुछ समय से गंभीर तथा विचारशील लोगों के मन में विश्वास पैदा हो रहा है कि भारत में राष्ट्र के निर्माण कार्य में अब स्थिति ऐसी आ गई है कि और अधिक उन्नति के लिए विशेष रूप से एक ऐसी संस्था आवश्यक है जो सच्ची मिशनरी की भावना के साथ इस कार्य में लग जाए। जो कार्य अब तक हुआ वह सचमुच सर्वोच्च मूल्य का है। बीते 25 वर्षों में सामान्य परंपराओं के आधार पर भी सामान्य राष्ट्रीयता की भावना का जो विकास हुआ है वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा एवं स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य शुरू हो चुका है तथा राष्ट्र के सभी वर्ग धीरे धीरे राष्ट्रवादी विचारों के प्रभाव में आ रहे हैं। सार्वजनिक जीवन की मांग को दिन प्रतिदिन अधिक व्यापक मान्यता मिल रही है तथा अपनी मातृभूमि के प्रति हमारा गहरा प्रेम है यह हृदय की एक शक्तिशाली भावना बनती जा रही है। इस संस्था के द्वारा गोखले ने भारतीय नवयुवकों में देश प्रेम की भावना का संचार किया। गोखले ने देश के लोगों को सामाजिक व राजनीतिक रूप से संगठित करने का प्रयास किया। इस संस्था के द्वारा उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सदस्यों में जागरूकता फैलाने का। तो एक प्रकार से भारत सेवक संघ के द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत के लोगों में राजनीतिक व सामाजिक जागृति लाने का प्रयास किया।
ताकि भारत के लोग स्वशासन की प्राप्ति के लिए तैयार हो सके, संघर्ष कर सकें। गोखले ने अपने राजनीतिक विचारों में प्रशासनिक सुधारों पर भी बल दिया, एम्फेसिस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। 1905 में बनारस की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ब्रिटिश भारत के प्रशासन में निम्नलिखित सुधारों पर बल दिया। उनका पहला सुधार यह था कि विधान परिषद के सदस्यों का विस्तार किया जाए और विधान परिषदों को बजट पास करने की शक्ति होनी चाहिए। भारत सचिव की परिषद में कम से कम 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाएं। तीसरा प्रशासनिक सुधार उनका यह था कि देश के सभी जिलों में सलाहकार बोर्ड नियुक्त किए जाएं तथा जिला मजिस्ट्रेटों के लिए जरूरी बना दिया जाए कि प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्यों संबंधी इन सलाहकार बोर्ड से सलाह लें। चौथा महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार उन्होंने बताया कि भारतीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां संबंधित वर्ग से ही की जाए। पांचवा उन्होंने सुधार बताया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए ताकि न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। छठा उन्होंने महत्व बताया कि सेना के खर्च के जो नियंत्रण है उसको कम किया जाए। सातवां उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार बताया कि प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका आठवां प्रशासनिक सुधार था कि देश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए। नौवां प्रशासनिक सुधार ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए ऋण के बोझ को कम किया जाए। गोपाल कृष्ण गोखले ने हिंदू मुस्लिम एकता का भी समर्थन किया है। गोपाल कृष्ण गोखले भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। वे चाहते थे कि भारत के सभी लोग, चाहे वे किसी भी धर्म समुदाय से संबंधित हो, उनमें सद्भावना व सहयोग बना रहे। भारत सेवक संघ के माध्यम से उन्होंने समाज के प्रत्येक सदस्य को किसी भी धर्म व जाति के भेदभाव के बिना सभी भारतवासियों को बंधुत्व की भावना बनाए रखने की अपील की। गोखले ने देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का पर बल दिया। गोखले ने स्वयं कहा, मैं जन्म से हिंदू हूँ, परंतु वर्षों से मेरी यही इच्छा रही है कि मैं अपने देश के विकास के लिए केवल एक भारतीय के रूप में कार्य करूँ। गोपाल कृष्ण गोखले said, I am by birth a Hindu, but for many years it has been earnest aspiration of my life to work the advancement of this country only as an Indian. गोपाल कृष्ण गोखले वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व थे। उन्होंने देश के सभी धर्मों समुदायों में एकता व समन्वय करने पर बल दिया। उनका कहना था कि भारत में 2 बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति व सद्भाव का रहना जरूरी है, अन्यथा देश का भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। गोखले एक राष्ट्रवादी सिद्धांत वन नेशन थ्योरी की प्रवक्ता मोहम्मद अली जिन्ना ने भी गोखले के विचारों की प्रशंसा की। गोखले ने अपने गुरु महादेव गोविंद रानाडे के विचारों को व्यवहार में अपनाया। उन्होंने दृढ़ निश्चय होकर कहा कि भविष्य का भारत हिंदू या मुस्लिम भारत नहीं होगा, यही भारत में रहने वाले सभी समुदायों का संयुक्त रूप होगा। गोखले said that India of future could not no be only a Hindu India or a Mohammedan India, must be compounded of all the elements existed in India. गोपाल कृष्ण गोखले अपने विशाल व्यक्तित्व के कारण ही हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों में भी लोकप्रिय थे। 1908 में उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना का स्वागत किया। उन्होंने लाहौर और इस्लामाबाद में मुस्लिम सम्मेलन को संबोधित किया। गोखले ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को देश की एकता में योगदान के लिए उत्पन्न हुए विवादों के समाधान के लिए 16 सदस्यीय समिति का विचार किया, जिसमें 8 सदस्य हिंदू समुदाय से और 8 सदस्य मुस्लिम समुदाय से लिए जाएं। गोखले ने देश की एकता और अखंडता के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच पुल का कार्य किया।
उन्होंने मुसलमानों का आह्वान किया कि विदेश विरोधी ताकतों की ओर ध्यान न दें और बिना आरक्षण के राष्ट्र की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो गोखले ने एक प्रकार से देश के दो बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमानों में एकता और समन्वय करने का प्रयास किया। उन्होंने समितियों का निर्माण किया ताकि इन दो बड़े समुदायों के बीच राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए किसी भी प्रकार का टकराव न हो, किसी प्रकार का तनाव न हो। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का भी समर्थन किया। 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा, सच्चा स्वदेशी आंदोलन देशभक्ति व आर्थिक आंदोलन के रूप में होता है। स्वदेशी का विचार अथवा स्वयं देश का ही विचार है। यह एक उत्तम धारणा है जो कि मानवता के दिलों में जगह रखता है। मातृभूमि के प्रति लगन जो स्वदेशी के विचारों में मौजूद है, इतना तीव्र व उत्तेजनाजनक प्रभाव है कि केवल इसका विचार ही झंझनाहट पैदा कर देता है और इसका वास्तविक रूप व्यक्ति को ऊंची अवस्था में पहुंचा देता है। परंतु भौतिक रूप से एक आर्थिक आंदोलन है। इस आंदोलन में आत्म संयम संबंधी अध्यादेश अक्सर लागू किए जाते हैं जो एक महत्वपूर्ण आर्थिक उद्देश्य पूरा करते हैं। G.K. गोखले said in बनारस कांग्रेस सेशन in 1905, the true Swadeshi movement is both in a patriotic and an economic movement. The Swadeshi are one of our own countries is one of the noblest campaigns that have ever stirred the heart of unity. The devotion to the motherland, which is enshrined, that is very thought thrills and its exultation rests one of our itself. The Swadeshi movement, as it is ordinarily understood, present one part of this gospel to the mass of our people in a form which bring it within their comprehension. It turns their thought to their country, accustom them to the idea of voluntarily making some sacrifice for her sake, enable them to take an intelligent interest in the economic development, and the teacher them the important lesson of cooperating with one another for a national end. But the movement on its material side is an economic one and thought self-denying ordinance expensively enter into must serve available economic purpose, namely. गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने पर बल दिया। स्वदेशी आंदोलन के देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करता है। इससे लोगों में सामाजिक एकता का भाव उत्पन्न होता है। गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि स्वदेशी आंदोलन लोगों के दिलों की आवाज़ है जो देश के प्रति अपना कर्तव्य प्रकट करती है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने हमेशा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और स्वदेशी आंदोलन के द्वारा वो राष्ट्रवाद की भावना विकसित करना चाहते थे। स्वशासन की प्राप्ति के लिए लोगों में एक राष्ट्रवाद की लहर उत्पन्न करना चाहते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना पर भी बल दिया। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की तरह भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना हो। गोखले ने कहा कि देश के प्रत्येक प्रांत में विधान परिषद स्थापित की जाए जिससे समाज के सभी समुदायों को प्रतिनिधि मिले। उन्होंने कहा कि भारतीय परिषद में कम से कम 3 भारतीय नियुक्त किए जाएं। देश के हर जिले में सलाहकार बोर्ड नियुक्त किए जाएं। मजिस्ट्रेटों के लिए भी यह जरूरी बना दिया जाए कि प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य संबंधी इन सलाहकार बोर्डों से अवश्य सलाह लें। उनका कहना था कि इन प्रतिनिधि संस्थाओं ने देश में सभी क्षेत्रों, धर्मों, समुदायों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। गोखले का कहना था कि भारत व इंग्लैंड के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इंग्लैंड द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना करना आवश्यक है, तभी भारतीय लोगों का ब्रिटिश शासन में विश्वास बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों और भारतीयों के संबंधों को स्थायी आधार पर सुधार करने के लिए पहली आवश्यक शर्त है कि इंग्लैंड द्वारा स्पष्ट घोषणा की जाए कि वह भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास में सहायता करेगा और संबंधित इच्छाओं और कठिनाइयों के बावजूद इस नीति के साथ दृढ़ निश्चय से खड़ा रहेगा।
तो एक प्रकार गोखले ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया ताकि इंग्लैंड की तरह भारत के लोगों में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत हो सके। गोपाल कृष्ण गोखले ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल दिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि शक्ति के विकेंद्रीकरण में ही भारतीयों के हितों की रक्षा की जा सकती है। गोखले ने शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए स्थानीय संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया। उनका मानना था कि स्थानीय संस्थाओं से सत्ता व शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा और आम व्यक्ति को प्रशासनिक तानाशाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रांतीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने में प्रांतीय विधान परिषद को अधिक शक्तियाँ दी जाए। जिला प्रशासन की शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए जिलाधीश को जिला परिषद के अधीन किया जाए। ग्रामीण सत्ता के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को व्यापक अधिकार दिए जाएं। ग्राम पंचायत प्रांतीय विधानसभा परिषद के मध्य स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। गोपाल कृष्ण गोखले ने सरकार की योग्यता एवं प्रगतिशील नीतियों का परीक्षण करने पर भी बल दिया। वे प्रगतिशील नीतियों के परीक्षण पर हमेशा बल देते थे। उनका कहना था कि जनता के कल्याण में सरकार की योग्यता व प्रगतिशील नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सन 1911 में उन्होंने भारत सरकार की प्रगतिशीलता की जांच के लिए 4 पैमाने सुझाए। पहले गोखले ने कहा कि पहले पैमाने में उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा कि साधारण लोगों की नैतिक व भौतिक भलाई के लिए सरकार कौन कौन से कार्यक्रम करती है। ऐसे कार्यक्रम में मैं आधुनिक सरकारों के उन साधनों को शामिल नहीं करता जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में लागू किए, चाहे भौतिक साधनों द्वारा लोगों को कुछ लाभ हुआ, परंतु ऐसे साधन है जो ब्रिटिश सरकार के लिए स्वयं जरूरी है। रेलवे, डाक, तार, इस तरह की दूसरी चीज़ें ऐसे साधनों में शामिल हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रगतिशील सरकार का दूसरा पैमाना यह है कि सरकार स्थानीय मामलों के प्रबंध के लिए नगरपालिकाओं और स्थानीय संस्थाओं में सहभागिता बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है। उन्होंने तीसरा पैमाना दिया कि प्रगतिशील सरकार का तीसरा पैमाना ये है कि नीतियों पर विचार करने वाली सभाओं में सरकार हमें किस सीमा तक भाग लेने का अधिकार प्रदान करती है। चौथा, उन्होंने सुझाव दिया कि प्रगतिशील सरकार का चौथा पैमाना ये है कि लोक सेवाओं में भारतीयों को कितना भाग दिया जाता है, कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लोक संस्थाओं में। तो एक प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में ब्रिटिश सरकार की योग्यता एवं प्रगतिशीलता जांचने के लिए 4 पैमाने प्रस्तुत करके भारत के लोगों की ही राजनीतिक हितों की वकालत की। गोपाल कृष्ण गोखले ने राज्य के कार्यों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए गए। द फंक्शन ऑफ द स्टेट, क्या होना चाहिए। उनका विचार था कि राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों का नैतिक व भौतिक कल्याण करना है। गोखले का कहना था कि राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उत्तम, खुशहाल, अमीर व हर क्षेत्र में परिपूर्ण बनाना है। गोखले चाहते थे कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं के प्रतिबंधों को हटाना है। राज्य को लोगों के लिए उचित अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीयों को क्या जरूरत है। एक सरकार को भारतीय लोगों के कल्याण के लिए विदेशों में भारतीयों का जो अपमान होता है, भारत और भारत के बाहर भारतीयों के नैतिक और भौतिक कल्याण के लिए प्रयास होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग अपने देश में इस तरह रहने चाहिए जैसे दूसरे लोग अपने देश में। मैं चाहता हूँ कि हमारे स्त्री पुरुष किसी जाति या भेदभाव के बिना किसी भी तरह के प्राकृतिक प्रतिबंधों से मुक्त होकर उसे उन स्तर को प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। गोखले said what the Indian need is a government which subordinate all other consideration to the welfare of Indian people, which represent the indigenous offered to Indian abroad as though they were offered to Englishmen, and which endeavor by all means in its power to further to moral and material interest of the people in India and outside India. I want our people to be in their own country what other people are in their own country. I want our men and women without distinction of caste or creed to have opportunity to grow to the full height of their
स्ट्रेचर अनएम्पर्ड बाई किसिंग एंड अननेचुरल रिस्ट्रिक्शन, कि हमारे देश में बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म भेदभाव के लोगों में राजनीतिक सामाजिक एकता उत्पन्न हो और देश के कल्याण के लिए कार्य करें। गोखले ने कहा कि राज्य को शक्ति के व्यक्तित्व में विकास आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करना चाहिए। गोखले ने भारत में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का भी समर्थन किया। उनका कहना था कि राज्य को प्राकृतिक शिक्षा के लिए कार्य करना चाहिए ताकि देश के सभी लोग पढ़ लिख सकें। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए शराब, अफीम व तंबाकू पर प्रतिबंध लगना चाहिए। राज्य को इन बुराइयों को रोकने के लिए कानून का निर्माण करना चाहिए। गोखले ने सुझाव दिया कि राज्य को औद्योगिक व कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। इस प्रकार गोखले देश में कल्याणकारी राज्य की धारणा का समर्थन करना चाहते थे। गोखले ने अपने राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता संबंधी धारणा का भी समर्थन किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि वे जेस मिल की रचना ऑन लिबर्टी से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जेस मिल की तरह गोखले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया। गोखले का कहना था कि प्रतिबंधों के अभाव में स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। गोखले का विचार था कि स्वतंत्रता के लिए स्वप्रतिबंध, स्वअनुशासन एवं स्वसंगठन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार से संपर्क करने, सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनका मानना था कि सरकार को गलत निर्णयों की आलोचना के अभाव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के नियमों के बारे में कहा, कुछ समय के लिए मेरी परेशानी है कि किसी को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया, परंतु अंत में जो रिस्क इसके अंदर है वह यह संगठित और अनुशासनहीन लोग जीवन के साथ दूसरे लघु अवसर और सब नियंत्रण जिसे समाज के द्वारा किए गए वास्तविक लाभदायक कार्य जो हमारे युवाओं के लक्षणों को प्रकट करते हैं। तो एक प्रकार गोखले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सब प्रतिबंधों की आवश्यकता पर बल दिया। गोखले का विचार है कि बिना प्रतिबंधों के किसी प्रकार की व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं रखा जा सकता। प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता सार्वजनिक जीवन के लिए उचित नहीं है। गोखले ने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी बल दिया। उनका मानना था कि प्रेस की स्वतंत्रता से ही आम जनता के हित सुरक्षित रह सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता से ही सरकार के अच्छे बुरे कानूनों का पता चलता है। उनका मानना था कि अगर हम प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए तो इससे आम जनता के हितों को हानि पहुंचेगी। उनका कहना था कि इंग्लैंड की तरह भारत में प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने लिखा, प्रेस सरकार की तरह ही है, लोक हितों की संरक्षक है। अगर दमनकारी विधान के द्वारा इसकी स्वतंत्रता को बाधा पहुंची तो वे हित पूर्वाग्रह से प्रभावित होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि सरकार को जनहित में प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए। हालांकि वे ये नहीं चाहते थे कि सरकार का प्रेस पर कोई नियंत्रण नहीं हो, बल्कि लोक हितों की पैरवी करते हुए सरकार से आग्रह किया कि प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहे। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार क्या है, उनका राजनीतिक दर्शन क्या है, राजनीतिक चिंतन क्या है, राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, ब्रिटिश शासन के बारे में, ब्रिटिश प्रशासन के बारे में, ब्रिटिश लोगों के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, अधिकारों के बारे में, न्याय के बारे में, कार्यपालिका विधानपालिका के बारे में, राज्य के कार्यों के संबंध में उनके विचार, उनके दृष्टिकोण। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।